हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रिक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम चैप्टर 4 को करेंगे। चैप्टर 4 डील करता है सेक्शन 10 से लेके 26। अगर इस एक्ट का मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहूँ तो गलत नहीं होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चंस कवर यहाँ से हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 26 हैं। उसके बाद यानी कि आफ्टर 26 थोड़ा सा एक्ट इजी हो जाता है, तो आप 10 से 26 अच्छी तरह कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ बताया था मैंने डेफिनेशन में 2K13 में। यहाँ पे भी आप एरेक्ट में लिख लेना। जितनी बार इसको बार बार लिखेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा। सेक्शन 10 बात करता है एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड एलिजिड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। यानी कि वर्ड अरेस्ट यूज़ नहीं होता है, एप्रीहेंशन वर्ड यूज़ किया है, यानी कि उसे पकड़ना चाइल्ड को जो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ 18 साल से कम और ऑफेंस कमिट किया है। तो फर्स्ट में बात करता है कि कोई चाइल्ड जो है पकड़ा जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर के चार्ज में रखा जाता है। ठीक है, पुलिस ऑफिसर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। तो ये दो जो हैं इनको मार्क कर लेना, मार्कर से इनको मार्क करना आप बेरेक्ट में इम्पॉर्टेंट हैं, ये प्रीलिम में पूछ सकते हैं। As soon as a child alleged to be in conflict with law is apprehended by the police, such child shall be placed under the charge of special juvenile police unit or designated child welfare police officer. अब उसको पकड़ने के बाद क्या करेंगे? 24 घंटे के अंदर अंदर उसको लाया जाएगा। किसके सामने? बोर्ड के सामने। ठीक है, कोर्ट के सामने। CRPC में 57 का प्रोसीजर है सेक्शन और यहाँ पे है सेक्शन 10 के 1 में कि उसे बोर्ड के आगे लाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में तो वो जाता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे सब सेक्शन 1 में है कि उसे प्रोड्यूस किया जाएगा बोर्ड के सामने विद इन 24 आवर्स, और आने जाने का टाइम जो है, जर्नी जो है एक्सक्लूड कर दी जाएगी उस 24 घंटे में से। और प्रोवाइडेड इम्पॉर्टेंट है, प्रोवाइजो कहता है कि किसी भी केस में पुलिस लॉकअप या जेल में उसे नहीं डाला जाएगा। ठीक है। सेकंड बात करता है स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक रूल्स कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट। अब स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी जो एक्ट के इनकंसिस्ट ना हो के कंसिस्टेंट में होंगे। ठीक है, इन्हीं को ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। तो रूल किस हिसाब से बना सकता है? रूल बना सकता है कि जो पर्सन्स उसे लाते हैं बोर्ड के सामने, तो वो पर्सन्स कौन होंगे उनके रिगार्डिंग रूल बना सकता है, या मैनर जिसमें बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी भेजा जाएगा, उनके रिगार्डिंग क्या हो सकता है? रूल बना सकते हैं। सेक्शन 11 कहता है रोल ऑफ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस्ड। तो इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो भी पर्सन है जिसे चार्ज दिया गया है कि इस बच्चे का आपको ध्यान रखना है, तो वो ऐसे ही ध्यान रखेगा जैसे उसके खुद का बच्चा हो। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ मेन है। प्रोवाइजो में कहता है कि चाइल्ड शैल कंटिन्यू इन सच पर्सन्स चार्ज फॉर द पीरियड स्टेटेड बाय द बोर्ड, यानी कि बोर्ड बताएगी कि कितने टाइम तक इस पर्सन के पास जो है ये बच्चा रहेगा। नॉट विद स्टैंडिंग दैट द सैड चाइल्ड इज क्लेम्ड बाय द पेरेंट्स। बेशक उसके पेरेंट्स या कोई और पर्सन बोले कि हमें आप सौंप दीजिए, हम केयर करेंगे, फिर भी जो बोर्ड का फैसला होगा, फिट पर्सन अगर समझती है पेरेंट को भी, तो वहाँ पे भी उसको भेज सकती है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है बेल टू अ पर्सन हु इज अपेरेंटली अ चाइल्ड एलिजिड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। यानी कि बेल दे देना ऐसे बच्चे को जो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसके क्या प्रोविजन होंगे। तो देखो, फर्स्ट सब सेक्शन कहता है कि चाइल्ड ने मान लो 2 तरह की कमिट किए हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल, उसे पकड़ा जाता है तो उसे बेल के साथ रिलीज आप करेंगे। शैल वर्ड यूज़ हुआ है तो मैंडेटरी होगा। और जो प्रोविज़न है
बेशक से सीआरपीसी या कहीं और पे लिखे गए हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि बेल बॉन्ड में जो अप्लाई होते हैं कि नॉन बेलेबल में ये कंडीशंस वगैरह होती हैं, हम 436 से 450 सीआरपीसी करेंगे तो उसमें मैं आपको ये चीज़ सारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होंगे। उसे शैल वर्ड यूज़ हुआ है तो देनी ज़रूरी हो जाएगी। ठीक है, विद और विदाउट श्योरिटी। और किसके सुपरविजन में? प्रोबेशन ऑफिसर या फिर कोई फिट पर्सन जो अपॉइंट किया गया है उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके देख रेख में। ठीक है, उसके सुपरविजन में। और प्रोवाइडेड देखिए क्या कहता है, अगर ऐसा लगता है कि भाई जो ये बच्चा है इसको अगर रिलीज़ किया गया तो ये किसी क्रिमिनल गैंग एसोसिएट हो सकता है उनसे, तो फिर वहाँ पे रीजंस रिकॉर्ड करके उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये है हमारा प्रोवाइडेड। इफ़ इट अपीयर्स दैट रिलीज सच दैट ही कुड ज्वाइन एनी क्रिमिनल ग्रुप देन बेल कैन बी डिनाइड। ये सिंपल लैंग्वेज में बताया है, बेल एक्ट में आप प्रोवाइडेड पढ़ लेना। उसके बाद है सेकंड सबसेक्शन। सेकंड सबसेक्शन कहता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसे पकड़ा गया है और रिलीज़ नहीं किया गया है बेल पर, तो उसे कहाँ रखा जाएगा? फिर उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा जब तक कि पर्सन को बोर्ड के आगे नहीं लाया जाता है। रिजेक्ट कहाँ की थी? प्रोवाइजो में। ठीक है, तब तक उसे ऑब्जर्वेशन होम में रख सकते हैं, जेल में नहीं रखा जाएगा। हम सेक्शन 9 में ही पढ़ के आए हैं। ठीक है, सेक्शन 10 में, सॉरी। उसके बाद देखो क्या कहता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी ही कुड सेंड टू ऑब्जर्वेशन होम। मान लो इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, थर्ड में अगर इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है तब भी उसे ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाएगा। फोर्थ में कहता है कि मान लो कुछ कंडीशन दी गई थी बॉन्ड के साथ, जब बेल दी गई उन्हें फुलफिल अगर नहीं करता है वो 7 दिन के अंदर अंदर, पीटी मार्क कर लेना, डेज पूछ लेते हैं कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर वो फुलफ़िल नहीं करता है तो ऐसे बच्चे को फिर बोर्ड के आगे लाया जाएगा कि जो बेल की कंडीशंस हैं उनको मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि इसने फुलफिल बेल की कंडीशंस को 7 दिन के अंदर अंदर तक भी नहीं किया। ठीक है, सेक्शन 13 कहता है इन्फॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं? कोई चाइल्ड है जो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसे पकड़ा जाता है तो जो ऑफिसर है यानी कि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन का ये स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ये हम 10 में पढ़ के आए थे दोनों, जिसको चाइल्ड के लाया जा रहा है तो वो जल्द से जल्द इन्फॉर्म करेंगे उसके किस पेरेंट या फिर गार्जियन को। ठीक है, वो इन्फॉर्म करेंगे पेरेंट या गार्जियन को, और साथ ही साथ जो है प्रोबेशन ऑफिसर, अगर प्रोबेशन ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को भी करेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे जिसमें उसकी फैमिली बैकग्राउंड या वो क्या काम कर रहा था, यानी कि बच्चे के रिगार्डिंग जो बोर्ड को असिस्ट कर सके ड्यूरिंग इंक्वायरी। तो वो रिपोर्ट सबमिट का टाइम कितना है? 2 वीक्स का। पीटी मार्क कर लेना इस पे, मैंने ये भूल गई मैं इसको अंडरलाइन करना, आप इसको 2 वीक्स कर लेना। ठीक है, उसके बाद है सेकंड सबसेक्शन। देखिए क्या कह रहा है कि जब चाइल्ड को रिलीज़ किया जाता है बेल पर तो प्रोबेशन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को भी इन्फॉर्म किया जाएगा बोर्ड के द्वारा कि हमने इस तरह से बच्चे को बेल पे छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 14 इंक्वायरी बाय बोर्ड रिगार्डिंग चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। देखो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है ये, कि इंक्वायरी वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है तो 14 में इंक्वायरी है। क्या इंक्वायरी करेगी? देखो इंक्वायरी जो करेगी बोर्ड, फिर उसके बाद ऑर्डर पास करेगी 17 और 18 में। सबसेक्शन 1 यही बात करता है कि चाइल्ड को जब प्रोड्यूस किया जाता है बोर्ड के सामने तो बोर्ड शैल होल्ड एन इंक्वायरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड मे पास सच ऑर्डर अंडर सेक्शन 17 और 18 ऑफ दिस एक्ट। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड बात करता है कि जो इंक्वायरी है वो कितने दिन में कंप्लीट होनी चाहिए? 4 मंथ्स। ये आप मार्क कर लेना, पीटी लिख लेना इसके आगे। 4 मंथ्स जो है
उसकी इंक्वायरी, बोर्ड की इंक्वायरी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। कब से 4 महीने? ये 4 महीने तब होंगे जब बोर्ड के आगे उसको सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था। ये भी मार्क कर लेना। ये जो टाइम होता है ना, इसके क्वेश्चंस हरियाणा, यूपी और राजस्थान ज़रूर आते हैं। तो सारे जो भी पढ़े आप प्रोविज़न, एक बार अपनी आंखों के आगे से ज़रूर उन्हें निकालें ताकि आपको याद रहे। जब भी टाइम आप याद करें तो फ्रॉम, कब से टाइम होगा ये ज़रूर करें, ठीक है। तो फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बिफोर बोर्ड। और इन 4 महीनों को एक्सटेंड भी किया जा सकता है 2 महीने तक, यानी कि टोटल 6 हो गया। 4 मंथ्स तो हैं ही, 2 महीने का भी एक्सटेंशन आप मांग सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको रीज़न देने होंगे कि आपको क्यों एक्सटेंशन चाहिए, ठीक है। और उसके बाद थर्ड कहता है प्रीलिमिनरी असेसमेंट। इसके आगे आप 15 कर लेना, सेक्शन 15, क्योंकि ये प्रीलिमिनरी असेसमेंट हीनियस ऑफेंसेस में होती है। हीनियस ऑफेंसेस कहाँ पढ़ा है? 2K33 में। तो 2K33 में हीनियस ऑफेंसेस पढ़ा, तो उसके रिगार्डिंग एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट होता है जो आएगा सेक्शन 15 में। तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट कितने दिन में होना चाहिए? 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। कब से? जब वही बच्चे, चाइल्ड को सबसे पहले बोर्ड के आगे जब प्रेजेंट किया गया था, लेके आए थे, प्रोड्यूस किया गया था, उससे 3 महीने के अंदर अंदर प्रीलिमिनरी असेसमेंट हो जानी चाहिए। ओके। फोर्थ में कहता है अगर इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होती है पेटी ऑफेंसेस के लिए, पेटी ऑफेंसेस 3 साल से कम अगर नहीं होती है, इवन आफ्टर एक्सटेंडेड पीरियड, यानी कि टोटल 6 मंथ्स में भी नहीं होती, तो टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों? पेटी ऑफेंसेस हैं इसलिए, ठीक है। और जो सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस है वहाँ पे टाइम का एक्सटेंशन केवल CMM और CJM कर सकते हैं, ठीक है। ये पीटी मार्क कर लेना, इन पे भी कौन कर सकता है? तो CJM और CMM किस में? सीरियस और हीनियस ऑफेंसेस में। सीरियस 3 से 7 और हीनियस होता है 7 से ज़्यादा, ठीक है। तो हीनियस कहाँ पड़ा है? 2K33 में, सेक्शन 2K33 में डिफाइन है। तो ये CMM और CJM ही कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 5th सबसेक्शन है, इम्पॉर्टेंट है कि बोर्ड जो है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वो कुछ स्टेप्स उठाता है। क्या क्या हैं ये? इम्पॉर्टेंट हैं सभी, ठीक है। मैंने एक एक शुरू में जो है ये इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन DEF बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो पढ़ लेते हैं। ए में क्या है कि एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द इंक्वायरी, बोर्ड सेटिस्फाई करेगा कि जो चाइल्ड है उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो पुलिस के द्वारा, इल ट्रीटमेंट ना हो, या फिर कोई और पर्सन उसके साथ इल ट्रीटमेंट ना करे। और अदर पर्सन जो हमने बात कही, उनमें 3 तरह के लोग आ सकते हैं, लॉयर, प्रोबेशन ऑफिसर, या किसी वो करेक्शन में रह रहा था तो वहाँ का कोई भी पर्सन, करेक्शन होम में रह रहा था वो। इन ऑल केसेस, बी में है अंडर दिस एक्ट द प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड इन सिंपल मैनर एज पॉसिबल, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली जो है वहाँ का एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी होगा। और सी में है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, यानी कि चाइल्ड को जब लाया जाता है बोर्ड के सामने तो उसे भी पूरा कहने का हक होना चाहिए, उसे अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो अपने लिए कुछ बोल सके। अब देखो डी इम्पॉर्टेंट है, क्या कह रहा है? देखो कि पेटी ऑफेंसेस हैं उनमें सभी में समरी प्रोसीडिंग्स, जो CRPC में प्रोसीजर है वही फॉलो होगा। पिटी मार्क कर लेना DEF तीनों में, ठीक है। डी में क्या कह रहा है? पेटी ऑफेंसेस का प्रोसीजर कैसा होगा? CRPC के जो समरी प्रोसीडिंग्स होंगी वैसा होगा। ई में कह रहा है कि जो हमारे सीरियस ऑफेंसेस होंगे इस एक्ट में, उनका प्रोसीजर सम्मन केसेस वाला होगा जो CRPC में है, ठीक है। और हीनियस ऑफेंसेस अगर हैं तो 2 तरह की कैटेगरी हो सकती है। हीनियस ऑफेंस अगर 16 साल से कम के चाइल्ड ने किया है तो वही सम्मन केस वाला हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला हो जाएगा। और अगर 16 साल से ऊपर है तो सेक्शन 15 की तरह हो जाएगा। आगे प्रिलिमिनरी असेसमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आएगी। बिलो है अगर चाइल्ड तो डिस्पोज कैसे होगा? क्लॉज ई की तरह। ये ई है, ये मैंने 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ई नहीं, ई ही है, ये 2 जैसा लग रहा है। तो ये हमारा सेक्शन 14 का
5 का ई इसकी तरह होगा, और 16 साल से ऊपर है तो सेक्शन 15 जैसे डील करेगा वैसे होगा। ओके, यानी कि इसका तो सिंपल आप समन वाला ही मानो, सीरियस वाला हो गया ना ई में, तो समन वाला होगा, इसका 15 की तरह होगा जब एज 16 से अबोव होती है। और ऑफेंसेस दोनों में कॉमन क्या है, हीनियस ऑफेंसेस। ठीक है, अब देखो 15 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए। प्रीलिमिनरी असेसमेंट इनटू हीनियस ऑफेंसेस बाय बोर्ड। अब क्या कह रहा है, देखो हीनियस ऑफेंसेस हम पढ़ के आए 233 में, 7 साल से ऊपर। अगर कोई चाइल्ड करता है हीनियस ऑफेंस और उसने कंप्लीट कर ली है अपनी 16 साल वाली एज या 16 साल से ऊपर का हो गया है, तो बोर्ड एक कंडक्ट करवाता है प्रीलिमिनरी असेसमेंट रिगार्डिंग कि भाई जो ऑफेंस कमिट कर रहा था जब वो, तो उसकी मेंटल फिजिकल कैपेसिटी कितनी थी टू कमिट सच ऑफेंस, क्या वो उसके कंसिक्वेंस समझ रहा था, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंस ऑफ द ऑफेंस एंड द सर्कमस्टांसेस इन विच ही एलिजिडली कमिटेड द ऑफेंस। किस सर्कमस्टांस, यानी कि कहीं उसने गुस्से में तो नहीं किया, इस तरह की चीज़ें, या उसने पूरा अपना टाइम लिया, प्लानिंग की, ये सभी चीज़ें जो हैं इन प्रिलिमिनरी असेसमेंट में आएगा। मेंस का क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस हो जाते हैं, तो ये आपको सारे प्रोविजंस इसमें लिखने होंगे, तो इसीलिए समझ के कीजिएगा इसे। और फिर उसके बाद 18 के 3 के तहत आप ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है, 15 में ये कहता है, प्रोवाइडेड कहता है कि आप साइकोलॉजिस्ट्स और साइको सोशल वर्कर या कोई और एक्सपर्ट की भी सहायता ले सकते हैं इन चीज़ों को निकलवाने के लिए, यानी कि उसकी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल अंडरस्टैंड द कंसिक्वेंसेस, और ये सब के लिए आप हेल्प ले सकते हैं। और फिर एक्सप्लेनेशन कहती है कि प्रीलिमिनरी असेसमेंट इज नॉट अ ट्रायल। ठीक है, प्रीलिमिनरी असेसमेंट कोई ट्रायल नहीं होगा, इट्स जस्ट लाइक प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, जो हमने सीआरपीसी में पढ़ी। उसके बाद है सेकंड सबसेक्शन कहता है कि अगर प्रीलिमिनरी असेसमेंट कहती है कि भाई जो ये है केस ये बोर्ड ही डिस्पोज करेगा, तो वो सम्मन केस की ट्रायल की जैसे इसको डील कर देगा। ठीक है, where the board is satisfied on preliminary assessment that the matter should be disposed of by the board, then the board shall follow the procedure for trial in summon cases under CRPC, provided that the order of the board to dispose of the matter shall be appealable under 101(2) में। ठीक है, ऑर्डर जो बोर्ड पास करता है वो ये यहाँ पे ये अपीलेबल होंगे 101(2) में। इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, और प्रोवाइडेड फर्दर कहता है जो असेसमेंट होगी उसका पीरियड कितना होगा, किस में पड़ा, 14 में, कितना होगा, 3 मंथ्स। ओके, उसके बाद आ जाइए सेक्शन 16 में। सेक्शन 16 देखिए क्या कह रहा है, रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, यानी कि पावर है सीजेएम या सीएमएम, ये मार्क कर लेना, राजस्थान के 16 के पीटी में था ये। ठीक है, इसमें यही पूछे हुए थे क्योंकि कौन से मैजिस्ट्रेट होते हैं जो 3 महीने ये जो रिव्यू वाला केसेस है ये करते हैं, तो सीजेएम और सीएमएम। तो इस तरह से ही प्रीलिम के क्वेश्चन बनते हैं, और ये चैप्टर मैंने आपको बताया भी है, प्रीलिम मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सीजेएम और सीएमएम रिव्यू करेंगे हर 3 महीने में क्या केसेस को जो पेंडिंग पड़े हैं, और बोर्ड को कहेंगे भाई अपनी सिटिंग को बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल बोर्ड डालिए। ठीक है, टाइम भी मार्क कर लेना, हो सकता है आपकी बार टाइम पूछ लें, तो 3 महीने का टाइम, और पावर किसके पास है, सीजेएम और सीएमएम। नेक्स्ट सबसेक्शन में कहता है सेकंड में कि नंबर ऑफ केसेस जो भी बोर्ड के आगे पेंडिंग हैं केसेस, उनका जो ड्यूरेशन है वो हर 6 महीने में रिव्यू होगा कि क्यों इतनी देरी लग रही है। हाई लेवल कमेटी होती है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पावर किसके पास है, और ये कहाँ का चेयरपर्सन होगा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो यहाँ का चेयरपर्सन होगा, वो जो है रिव्यू करेगा कितने महीने में, 6 महीने में। ये टाइम पीरियड भी मार्क कर लेना। थर्ड में कह रहा है इंफॉर्मेशन ऑफ सच पेंडेंसी, ये जो इंफॉर्मेशन है
रिगार्डिंग कि भाई पेंडिंग पड़े हैं केसेस, ये फर्निश्ड की जाएगी बाय द बोर्ड टू द CJM और CMM एंड DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्वार्टरली बेसिस पे। ठीक है, 4-4 महीने के उस पे इनको इंफॉर्मेशन बोर्ड को देनी होगी कि इतने पेंडिंग हैं, इतने निपटाए जा चुके हैं, किसे, CJM, CMM और DM। पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है 16। 17 में देखो, ऑर्डर्स रिगार्डिंग अ चाइल्ड नॉट फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। अगर जो चाइल्ड है वो कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि उसने ऐसा ऑफेंस नहीं, अगर बोर्ड सेटिस्फाई होता है इंक्वायरी पे कि चाइल्ड जो लाया गया है उसने ऑफेंस नहीं किया, सिंपल, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंगली बोर्ड पास करेगा क्या, ऑर्डर अपने। ठीक है, ई फाउंड दैट ऑफेंस नॉट कमिटेड बाय चाइल्ड, बोर्ड पास सच ऑर्डर्स। और अगर पाया जाता है कि हाँ जो ये बच्चा है इसने नहीं किया वैसे ऑफेंस, लेकिन उसे केयर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो वो जो है चाइल्ड कमेटी के पास उस बच्चे को भेज देगी विद अप्रोप्रिएट डायरेक्शन। ठीक है, सेक्शन 18 है ऑर्डर्स रिगार्डिंग चाइल्ड फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। 17-18 की राजस्थान में प्रीलिम में ये क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, देखो, वो ऑर्डर ऊपर था नोट फाउंड टू बी कन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये है वो ऑर्डर जिसमें वो पाया जाता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है। तो फर्स्ट में कहता है इफ़ चाइल्ड कमिटेड ऑफेंसेस पेटी और सीरियस और हीनियस, जहाँ पे 16 से कम है तो बोर्ड क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा और सुपरविजन और इंटरवेंशन के जो है ऑर्डर पास कर देगा, जो भी इसका पास्ट कंडक्ट है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, where a board is satisfied on inquiry that a child irrespective of age has committed a petty offense, serious offense, or a child below age of 16 years has committed a heinous offense, then passed based on the nature of the offense, specific need for supervision or intervention, brought out in social investigation report, past conduct of child, बोर्ड जो है दो तरह के कई सारे ऑर्डर हैं सॉरी, वो पास करेगा। क्या क्या करेगा अब आगे देखते हैं इसमें 18 में। अलाउ टू गो होम, हो सकता है ये पास कर दे ऑर्डर कि भाई जाओ, कोई बात नहीं, अपने घर चले जाओ आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, क्योंकि लगे उसे कि उसने किस सर्कमस्टांस में किया है या उसकी इतनी समझ नहीं है, तो अलाउ कर सकता है चाइल्ड टू गो होम आफ्टर एडवाइस और एडमोनिशन बाय फॉलोइंग अप्रोप्रिएट इंक्वायरी एंड काउंसलिंग टू सच चाइल्ड एंड टू हिज पेरेंट्स और द गार्जियन। बी में है डायरेक्ट कर सकता है चाइल्ड को टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप काउंसलिंग एंड सिमिलर एक्टिविटीज़। और सी में है परफॉर्म करे कम्युनिटी सर्विस, जैसे ये आपने सुना होगा या कोई मूवीज़ में भी देखा होगा कि किसी जगह की सफाई करवाना, छोटे मोटे ये एक्ट करवाना, तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, कम्युनिटी सर्विस इसे ही बोलते हैं, जैसे कहीं की सफाई करवाना या किसी के जैसे जो ये वृद्धाश्रम होते हैं यहाँ पे जाके अपनी सर्विसेज देना, ये कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, इनमें जाके काम करवाया जा सकता है। डी में है ऑर्डर द चाइल्ड और पेरेंट्स और द गार्जियन टू पे फाइन, यानी कि आप फाइन पे करें। ई में है कि डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे को कि प्रोबेशन पे उसे छोड़ दिया जाए और 3 साल तक गुड बिहेवियर के लिए देखा जाए कि वो एक बॉन्ड भरवा ले कि 3 साल तक आके कोर्ट यहाँ पे बोर्ड के आगे वो अटेंडेंस वगैरह दे और गुड बिहेवियर सोसाइटी में रखे। 3 साल तक ऐसा कोई बॉन्ड भी भरवा सकते हैं, ये ऑर्डर्स पास कर सकते हैं अगर वो पाया जाता है इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, क्योंकि जेल में तो डालेंगे ही नहीं, पहले बता दिया है ना। एफ में है डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड प्लेस्ड अंडर द केयर एंड सुपरविजन ऑफ एनी फिट फैसिलिटी फॉर इंश्योरिंग गुड बिहेवियर एंड चाइल्ड वेलबींग। कितने साल तक, 3 साल तक। दोबारा से वही ई में था जो टाइम पीरियड। जी में है डायरेक्ट द चाइल्ड टू बी सेंड टू स्पेशल होम फॉर सच पीरियड, कितना, 3 साल तक। सिंपल है, 1 में कुछ ऐसी खास बात नहीं है। और सेकंड एडिशनल ऑर्डर पास कर सकता है कि स्कूल अटेंड करे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में जाए, थेराप्यूटिक सेंटर में जाए, या प्रोहिबिट करे कि वो कुछ जगहों पे ना जाए, ये भी प्रोहिबिट भी कर सकता है, अटेंड भी करवा सकता है, प्रोहिबिट भी करवा सकता है, और डी एडिक्शन प्रोग्राम के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये सेकंड में एडिशनल ऑर्डर हैं। और थर्ड में है कि बोर्ड जो है
वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो 15 में हुई है उसके बाद पास कर सकता है ऑर्डर दैट देयर इज़ नीड फॉर ट्रायल ऑफ द सैड चाइल्ड इज़ एज एन एडल्ट, कि उसे एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए तो बोर्ड उसे चिल्ड्रंस कोर्ट में भेज सकती है। चिल्ड्रंस कोर्ट 2K20 में हमने डेफिनेशन में पढ़ा, ठीक है। थर्ड पे मार्क कर लेना, ये अगेन 17-18 में, ये इसमें थर्ड में ही पूछा हुआ था जो मैंने आपको बताया था ना, 18 में प्रीलिम में क्वेश्चन आया था। तो ये यही क्वेश्चन था कि उसे कहाँ भेजा जाता है। अगर मान लो असेसमेंट के बाद लगता है कि उसे एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए तो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा केस, चिल्ड्रंस कोर्ट में। तो चिल्ड्रंस कोर्ट आया हुआ था पीटी में, मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रंस कोर्ट जो फिर ट्राई करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर चिल्ड्रंस कोर्ट के ही बारे में है सेक्शन 19 में, पावर ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट क्या क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ प्रिलिमिनरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 15, चिल्ड्रंस कोर्ट में डिसाइड दैट, कि अब रिसिप्ट मिल गई है, अब वो क्या डिसाइड करेगा कि नीड फॉर ट्रायल एज एन एडल्ट एज पर प्रोविजंस ऑफ CRPC, और जो भी ऑर्डर है 21 के तहत पास कर देगा, ठीक है। चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखेगा और उसे लगता है एडल्ट की तरह उसे करना चाहिए ट्राई, तो CRPC की प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे और 21 का ऑर्डर पास हो जाएगा। और अगर लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं है, नो नीड फॉर ट्रायल एज एन एडल्ट, तो 18 के ऑर्डर पास हो जाएंगे। 18 के जो हम पहले अभी पढ़ के आए हैं ना कि प्रोग्राम्स वगैरह में भेज दिया जाएगा, परफॉर्म कम्युनिटी सर्विसेज, वो वाले ऑर्डर भी यहाँ पे भी पास हो सकते हैं। ये इसी ऐसे को रिलेट कर लेना, ठीक है। फर्स्ट में कर दिया जाएगा एडल्ट की तरह और इसमें नहीं, और फिर 18 वाले जो ऑर्डर हैं उनमें से कोई भी ऑर्डर दे दिया जाएगा बाय चिल्ड्रंस कोर्ट, यानी कि चिल्ड्रंस कोर्ट की पावर हो गई। सेकंड में है फाइनल ऑर्डर शुड इंडिविजुअल इंक्लूड इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर रिहैब ऑफ चाइल्ड फॉलो अप बाय, यानी कि चिल्ड्रन कोर्ट अश्योर करेगी कि फाइनल ऑर्डर है विद रिगार्ड टू चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, उसके अंदर एक इंडिविजुअल केयर प्लान बनाया जाए चाइल्ड के रिहैब के लिए, इंक्लूडिंग फॉलो अप बाय प्रोबेशन ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और अ सोशल वर्कर, ओके। उसके बाद सबसेक्शन 3 में है कि चिल्ड्रंस कोर्ट सेंड टू प्लेस ऑफ सेफ्टी टिल एज ऑफ 20, यानी कि अभी 21 साल का वो नहीं हुआ है और उससे फिर क्या किया जाएगा, जब तक 21 का हो तो वहाँ प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाएगा, 21 का हो जाए तो उसे ट्रांसफर्ड जेल में भेज दिया जाएगा। किस केस में होगा, जहाँ पे उसका एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। फोर्थ में है कि पीरियोडिक फॉलोअप रिपोर्ट होगी हर साल, किसके द्वारा, प्रोबेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा और सोशल वर्कर, इनके द्वारा एक ईयरली रिपोर्ट बनाई जाएगी पीरियड फॉलोअप की, किस तरह के बच्चे को किस तरह से ट्रीट किया गया, वो इतने टाइम प्लेस ऑफ सेफ्टी पे था, फिर उसे जेल में ट्रांसफ़र किया गया क्योंकि उसकी एज 21 हो गई थी, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होंगी। फिफ्थ में है, फोर्थ के आगे लिख लीजिएगा प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। फिफ्थ में है रिपोर्ट फॉरवर्ड, फिर होगी किसे, चिल्ड्रंस कोर्ट को। कौन करेंगे, ये तीनों जो मैंने बताए ना, प्रोबेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और सोशल वर्कर, किसको फॉरवर्ड करेंगे, चिल्ड्रंस कोर्ट को। सेक्शन 20 कहता है चाइल्ड ने अटेंड कर ली है 21 साल लेकिन अभी उसका टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि प्लेस ऑफ सेफ्टी भेजा गया लेकिन 21 साल का तो हो गया लेकिन अभी उसका टर्म बचा हुआ है, तो ये डील करता है सेक्शन 20। व्हेन चाइल्ड कंप्लीट्स 21 ईयर्स एंड येट टू कंप्लीट टर्म ऑफ स्टे, तो चिल्ड्रन कोर्ट क्या करेगी, फॉलो अप करेगी किसके साथ, प्रोबेशन ऑफिसर और वही 3 डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और सोशल वर्कर के साथ, टू इवेल्युएट कि भाई इसमें कोई चेंजेस आए हैं, सुधार हुए हैं, और प्रोग्रेस रिपोर्ट मैंने आपको लिखवाया था ना 4 में, ये कंसीडरेशन में ली जाएगी। फर्स्ट में केवल इतनी बात कही है, अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ है, चाइल्ड ने 21 साल की कंप्लीट कर दी लेकिन टर्म रहता है उसका कुछ, तो चिल्ड्रन कोर्ट इन तीनों को बुलाकर इनको कहेगी जो आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे तैयार की थी 19 के 4 में वो लेके आइए,
और आप बताइए कि क्या बच्चे में कोई चेंजेस हैं, सुधार वाले चेंजेस, अच्छे वाले। ठीक है। उसके बाद सेकंड है देन आफ्टर प्रोसीजर अंडर सेक्शन 20 का 1, यानी कि ये वाला। ठीक है। चिल्ड्रन कोर्ट दो तरह के ऑर्डर पास करेगी, या तो उसे रिलीज़ कर देगी कुछ कंडीशन पे, अगर लगता है भाई हाँ कुछ बढ़िया उसमें चेंजेस दिखे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी है, तो उसको क्या करेगी, रिलीज़ कर देगी। दूसरी चीज़ क्या करेगी कि नहीं ये तो वैसा का वैसा ही है, तो वहाँ पे उसको जेल में रखेगी रिमाइंडर टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि 21 साल की भाई इसकी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है। और प्रोवाइडेड कहता है ईच स्टेट गवर्नमेंट शैल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ एंड प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। बस इसमें केवल मॉनिटरिंग की ही बात है और एज सच कुछ खास नहीं है। सेक्शन 21 ऑर्डर दैट मे नॉट बी पास्ड अगेंस्ट अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि जो बच्चा है उस वो इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, यानी कि ऑफेंस किया है, तो वहाँ पे आप डेथ या लाइफ इम्प्रीजनमेंट के जो सेंटेंस्ड है वो नहीं दे सकते। ठीक है। और चाहे आईपीसी में आए चाहे किसी दूसरे लॉ में आए। ओके। सेक्शन 22 कहता है कि जो चैप्टर 8 सीआरपीसी है, क्या है, सिक्योरिटी ली जाती है फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। चैप्टर 8 ये है, ये चाइल्ड पे तो अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 22 ये बात करता है, पीटी मार्क कर लेना, ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा चैप्टर नहीं लगेगा या किस में कहा गया है। सेक्शन 22 में है, चैप्टर 8 सीआरपीसी का क्या है, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, चाइल्ड पे नहीं लगेगी। सेक्शन 23 कहता है कि मान लो कोई उस बच्चे के साथ कोई क्राइम में पर्सन भी इन्वॉल्व था, तो वो दोनों का जो ट्रायल है वो नहीं होगा इकट्ठा। नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स ऑफ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड पर्सन। ठीक है। नॉट अ चाइल्ड, वो पर्सन जो चाइल्ड नहीं है, यानी कि किससे ऊपर का है वो, सॉरी पर्सन नॉट अ चाइल्ड मतलब 18 से ऊपर हो गया है, तो वहाँ पे उस केस में उन जो उनको 223 के तहत हम सेक्शन 223 सीआरपीसी में पढ़ेंगे, ज्वाइंट ट्रायल होता है कुछ पर्सन्स का इकट्ठा, तो वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। और मान लो इंक्वायरी के दौरान पता चला बोर्ड को या चिल्ड्रंस कोर्ट को कि जो बच्चा है कि ही इज़ नॉट चाइल्ड। ठीक है। यानी कि वो इंक्वायरी के दौरान पाया गया कि जो बच्चा था जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी रिगार्डिंग हिज एज, या फिर कि वो चाइल्ड एलिजिबल टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ या है या नहीं है, तो हु इज़ नॉट अ चाइल्ड, तो उनको फिर इकट्ठे नहीं किया जाएगा। ठीक है। इंक्वायरी में आ गया कि नहीं ये तो चाइल्ड नहीं है, ये तो कुछ उसकी एज ऊपर हो जाती है, तो वहाँ पे उस बच्चे को जो ऐसे आया है, पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड अलोंग विद द चाइल्ड। तो जो ऐसा पर्सन है जो आया है, ठीक है, जिसको चाइल्ड नहीं माना गया है, वो पर्सन किसी और बच्चे के साथ भी ट्राई नहीं किया जा सकता। मान लो दोनों ही बच्चे थे इंक्वायरी के दौरान, लेकिन ये वाला बच्चा मान लिया गया कि भाई ये तो चाइल्ड नहीं है, तो इस बच्चे को और वो जो दूसरा बच्चा ऑलरेडी बच्चा ही है वो 18 से कम है, तो उसको ट्राई इकट्ठा नहीं किया जाएगा। ये कहता है सेकंड। ठीक है। सेक्शन 24 कहता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशंस इन फाइंडिंग्स ऑन द फाइंडिंग ऑफ एन ऑफेंस। क्या कह रहा है देखो कि नॉट विद स्टैंडिंग anything contained in any other law for the time being in force, a child who has committed an offense and has been dealt with under the provision of this act shall not suffer आप जब फॉर्म भरते हैं आपको पता है ना, उसमें आता है हैव यू एवर कन्विक्टेड और डिस्क्वालीफाई आप हुए हैं, तो ये यही बात कर रहा है। ऐसे सेक्शन 24 को याद कर लेना। तो जो बच्चा है उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, यानी कि वो डिस्क्वालिफिकेशन को सफ़र नहीं किया गया है। एग्जाम्पल मैंने आपके फॉर्म से ले दिया, अभी आपने राजस्थान का भी भरा होगा, उसमें भी होता है हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड और डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ, तो यहाँ पे वो वाली चीज़ है, वो येस भरेगा अगर वो इस तरह से छूट के आया हुआ है तो
तो यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं मानी जाएगी। ये उसके फ्यूचर के लिए, अच्छे के लिए, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं तो उसके लिए ही होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन भी है, देखो 24 में ही, कि प्रोवाइडेड दैट इन केस अ चाइल्ड हु हैज़ कंप्लीटेड और इज़ अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स, ठीक है, 16 साल से ऊपर है और फाउंड टू बी कन्फ्लिक्ट विद लॉ और बाय चिल्ड्रंस कोड अंडर 19(1) और 1, यानी कि हीनियस ऑफेंस किया है और 16 साल से अबोव है, वहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई हो जाएगी। वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं रहेगी, यानी कि सफ़र करनी पड़ेगी उसे डिस्क्वालिफिकेशन। तो हैव यू एवर बीन डिस्क्वालिफाइड? यस, तो उसे भरना होगा यस, ओके। सेकंड में बात करता है कि बोर्ड जो है ऑर्डर पास करेगा कि जो रिकॉर्ड बनाए गए थे रजिस्ट्री वाले, उनको अपील का टाइम जब पूरा हो जाता है, यानी कि अपील की एक्सपायरी का भी टाइम, अपील करने का टाइम भी एक्सपायर हो जाता है, तो वो सारे रिकॉर्ड जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। कोर्ट ऐसा ऑर्डर देगा, ठीक है। और प्रोवाइडेड वही हीनियस ऑफेंसेस, यानी कि 19 के 1 के 1 में नहीं होगा, क्योंकि हीनियस ऑफेंस है, वहाँ पे आपको रिकॉर्ड रखना होगा। शैल बी रिटेन्ड बाय चिल्ड्रंस कोर्ट, ओके। सेक्शन 25 कहता है स्पेशल प्रोविजन इन रेस्पेक्ट ऑफ पेंडिंग केसेस, यानी कि ऑल प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड एलिजिड और फाउंड टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ पेंडिंग बिफोर एनी बोर्ड और कोर्ट ऑन द डेट ऑफ कमेंस, यानी कि मान लो एक्ट नहीं आया, उससे पहले कोई पेंडिंग केसेस चल रहे थे बोर्ड के पास या किसी कोर्ट के पास, तो वो वैसे ही डील होंगे जैसे कि ये एक्ट पास ना हुआ हो, ठीक है। वो चलते रहेंगे, मतलब प्रोस्पेक्टिव इसमें रहेगा, ठीक है। वो रेट्रोस्पेक्टिव ना हो के प्रोस्पेक्टिव होगा इस एक्ट का, आगे चलेगा। वो एक्ट से पहले जो हैं वो जिस तरह से चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ रन अवे चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट। मान लो बच्चा भाग गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली जेल से तो भागा नहीं है, वो किसी इंस्टीट्यूशन, केयर फिट फैसिलिटी के पास था, स्पेशल होम के पास था, ऑब्जर्वेशन होम के पास था, भाग जाता है तो पुलिस ऑफिसर ही चार्ज लेगा वहाँ पे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ। पुलिस ऑफिसर मे टेक चार्ज ले सकता है ऑफ अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, जो स्पेशल होम, ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी आफ्टर फ्रॉम द केयर ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन से भाग गया है, तो पुलिस ऑफिसर जो है चार्ज लेगा। 24 घंटे के अंदर अंदर बोर्ड के आगे उसे प्रोड्यूस करेगा। सबसेक्शन 2 बात करता है टाइम पीरियड की, कि बोर्ड के आगे पेश करेगा। थर्ड में कहता है बोर्ड पता लगाएगा कि भाई किस रीज़न से वो भागा था, उसी हिसाब से ऑर्डर पास करेगा। हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो, वहाँ पे उसे मारा पीटा जा रहा हो, सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा हो, तो वहाँ पे असर्टेन होने के बाद, रीजंस को जानने के बाद अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा बोर्ड, और या तो उसे उसी इंस्टीट्यूशन में भेजेगा या कहीं और सिमिलर प्लेस पे भी भेज सकता है, ठीक है। और फोर्थ लास्ट कहता है कि नो एडिशनल, यानी कि कोई, अब वो भागा है तो उसके लिए उसके खिलाफ कोई भी एडिशनल प्रोसीडिंग्स नहीं ली जाएंगी, ठीक है। वेलफेयर ऑफ चाइल्ड के लिए है सारा एक्ट, तो ये चीज़ें तो ध्यान देनी होंगी बोर्ड को, ओके। तो हमारा 26 तक कंप्लीट हो गया है। आगे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सारा जो मेन प्रोविज़न 26 तक ही थे, आगे भी हैं लेकिन इतने जो मेन हैं एज के रिगार्डिंग, ये सब 26 तक हमने कवर कर लिए हैं। आगे जल्द से जल्द हम 2 आई थिंक में कंप्लीट कर देंगे अपने एक्ट को। तो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।